विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। जो स्वयं पर विश्वास करते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है। और अगर व्यक्ति पूरे मन से अपने कर्म करने में लग जाए तो वह अपने लक्ष्य को पाकर ही दम लेगा। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र। आप लोगों का आज के प्रश्न उत्तर सेशन में स्वागत करता हूं। जितने भी लोग जुड़े हैं हमारे साथ, 5 मित्र आज जुड़ चुके हैं। और चलिए हम अपने कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं और स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ एपी मालवीय जी हैं। एपी मालवीय जी नमस्कार। जी सर नमस्कार। बताएं। नहीं सर, मैं आपके सेशन में जुड़ा हूँ प्रश्न उत्तर सुन के उसको सीखने के लिए। कोई क्वेश्चन नहीं है मेरा। चलिए बहुत बढ़िया सर। आप जैसे लोग भी हैं जो सीखने के व्यू से एक आध घंटा खर्च करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आज के डेट में मनी डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज टाइम। और यदि कोई अपना समय निकाल करके यहाँ पे आते हैं तो आप ज्यादा खर्च कर रहे हैं, तो बहुत बहुत नहीं, ऐसी बात नहीं है आपका सर। स्वागत है। आपका नहीं, समय प्रेसियस है, सबका समय प्रेसियस है। जितने भी जी जी लोग हैं सबका समय प्रेसियस है। और आप लोग आते हैं इसीलिए मैं आता हूँ, वरना मुझे क्या जरूरत जी है। जी ठीक है ना। जी, सही बात है सर। चलिए चलते इसके हैं। लिए शुक्रगुजार हैं सर हम लोग कि आप समय दे रहे हैं हम लोगों को। देखिए मैं, ये मेरा भी इसमें एक स्वार्थ है। मैं आज आपको बताता हूँ मेरा स्वार्थ क्या है। मेरा स्वार्थ ये है, देखिए मैं ना 2007 से सोशल सर्विस से जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, जी मैं जी वॉलंटरी ब्लड डोनेशन से जुड़ा हुआ हूँ 2007 से। तो जी एक सामाजिक रूप से जो है मैं जुड़ा हुआ हूँ। और मैं एक बहुत बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत था गुड़गांव में। जी जी और पिछले जी 3 साल से जो है मैं अपने गांव से तो हमेशा से जुड़ा रहा हूँ। जी तकरीबन 10-12 साल से मैं एक्टिवली जुड़ा हुआ था गांव से। लेकिन पिछले जी 3 साल से मैं जब गांव में यहाँ पे आया तो मुझे बहुत अराजकता दिखी। और जी जब मैं मेरा काम कुछ इस तरीके का है कि मैं ट्रैवल पे भी रहता हूँ काफी। आप लोगों ने भी देखा होगा कई बार मैं 3-3 4-4 दिन जी तक रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। तो यही रीजन है कि मैं ट्रैवल जी पे रहता हूँ, नहीं कर पाता हूँ। जी तो जब मैं अलग अलग जगह पे गया तो मैंने देखा कि यार ये हाल तो कमोबेश हर जगह का है। जी और इसको सुधारा जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अवेयरनेस नहीं है। जी और अवेयर कौन होना चाहता है? जिसको जरूरत है। जी और मजे की बात बताऊं मालवीय जी, उतना ही जी होना चाहता है जितना उसको जरूरत है। जी मतलब यदि उसको B4 बॉल की डिमांड हो गई है तो वो A4 जी एप्पल नहीं पढ़ना चाहता, वो C4 जी कैट नहीं पढ़ना चाहता, वो D4 डॉल नहीं पढ़ना चाहता। ये सबसे बड़ी विडंबना है। आप जी जी बिना A4 एप्पल पढ़े B4 बॉल कैसे सीख लोगे? यदि आप जी B4 बॉल सीख भी लोगे तो आप फिर अगले पायदान पे अटकोगे। तो जी ये एक विडंबना है। और ये 100 में से 1-2 लोग ही होते हैं जो लिटरली सीखना चाहते हैं और सीख करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उनका भी जी यहाँ स्वागत रहा है। जी और तो यही एक मुझे पिंच किया कि मैं एक कोशिश करता हूँ कि मैं अभी कुछ कि मैं अपने माध्यम से यदि लोगों को मैं ट्रेन कर पाऊँ, गाइड कर पाऊँ। ठीक है, तो जी जी मेरे साथ तो वही लोग टिकेंगे जो रियली में सीखना चाहते हैं। जो नहीं जी सीखना चाहते ना वो आ, उनके मन मुताबिक यदि जवाब नहीं मिलेगा तो वो क्विट करेंगे। जी ये जी एक यथार्थ सत्य है। और ये मेरे साथ ही नहीं, ये सबके जी साथ ऐसा होता है। यदि मन मुताबिक जवाब नहीं मिलेगा तो आप भी जी क्विट जी करोगे। ये मतलब मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ आपको। जी और जी यदि जी आपको मैंने कुछ ऐसा भी साथ में बोला जो आपके मन मुताबिक तो नहीं है मगर सत्य है, और यदि आप उस सत्य को समझ पाए तो आप फिर मेरे साथ जुड़े रहोगे कि नहीं यार ये बात उन्होंने सही बोली है। बेशक मेरे मन के लायक नहीं बोली, लेकिन बात तो जी उन्होंने सही बोली है, बात में दम है। मुझे लगता है इनसे सीखना पड़ेगा कुछ ना कुछ। जी तो आपका स्वागत है ना। अभी जी जी मेरे पास सवाल बहुत आ जाते हैं, सर इसका फॉर्मेट भेज दो। मैं उनको जी बोलता हूँ कि आप खुद से लिखने की कोशिश करो और उसमें यदि कुछ सुधार की जरूरत होगी तो मैं उसमें बताऊंगा। तो जी अब ये उसके मन मुताबिक जवाब नहीं है। जी ये उनके मन मुताबिक जवाब नहीं है। मन मुताबिक जवाब क्या था?
उनका क्वेश्चन है, उनको प्रधान पे आरटीआई मार दी, मैं फॉर्मेट बना के दे दूं, ये उनके मन मुताबिक जवाब था। लेकिन मैंने उनको ये जवाब नहीं दिया, मैंने उनको जवाब दिया कि सर आप बनाइए और आपको बना करके आप भेजिए, उसमें यदि कोई सुझाव चाहिए, सुधार होगा तो हम डेफिनेटली उसमें आपकी मदद करेंगे। अब यदि आप समझदार हैं कि नहीं यार मेरे मन मुताबिक का जवाब तो नहीं है लेकिन जवाब सही है इनका, करना मुझे चाहिए ताकि इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश होगी, तो मैं मुझे यदि एक बार सीखना आ गया, मुझे यदि एक बार करना आ गया तो मैं आगे भी तो कर पाऊंगा ना। बिल्कुल सर। यदि आप वही चीज है कि जिसको समझ में आ गया वो हमारे साथ बने रहेंगे, जिनको समझ में नहीं आया वो फिर आगे बढ़ेंगे, कॉपी पेस्ट वाले लगे रहेंगे, है ना। नहीं, हमने देखा सर जो है कि आरटीआई तो मैं लगाता रहा, पर कुछ पॉइंट हमको जो है, जो हम आपने जो फॉर्मेट दिया, कभी कभी ग्रुप में आता भी है, आप लोग मांगते हैं तो देते हैं, तो उसमें हमने देखा कई पॉइंट हमको उसमें सीखने के लिए मिला सर, कि ये ऐसे होना चाहिए, जो कि जानकारी पहले से नहीं थी। जी जी इसलिए हम आपके ग्रुप में जो पोस्ट होता है प्लस उसको भी बहुत ध्यान से देखते हैं, प्लस आपकी मीटिंग अटेंड करना जरूर चाहते हैं कि कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए ग्रुप में जितने आंसर्स मैं देता हूँ ना, यदि ऊपर से लेके नीचे तक यदि लोग उसको पढ़ लेना तो वो भी जी अपने आप में ना एक नोट शीट तैयार हो जाती है आरटीआई की। जी जी लेकिन जी सर। करना नहीं चाहते हैं, उसी क्वेश्चन को दूसरा बंदा फिर से रिपीट करेगा, फिर तीसरा बंदा जी फिर से रिपीट करेगा, उसके आंसर्स पहले दिए गए, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जी खैर इसीलिए मैंने थोड़ा सा आज से जो हमने हमने एक चीज देखा सर कि हमको जो मेरा प्रश्न है, अगर हम आपके ग्रुप में ट्रोल करके देखें तो कहीं न कहीं हमारे प्रश्न का उत्तर आपके यहाँ मिल जाता है, ग्रुप में ही मिल जाता है। बस ये है कि उसको ध्यान से ट्रोल करके देखने की जरूरत है सर। बहुत छोटा सा आरटीआई एक्ट है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, जी जी लेकिन उसमें आपको समझने की जरूरत है ना। जी जी आप समझ गए, कोई बहुत बड़ी चीज थोड़े है ये आरटीआई एक्ट। जी आप नहीं समझे तो समंदर है, और समझ लिए जी ना, इसमें देखिए मैथमेटिक्स का फॉर्मूला होता है ना, जी ये फॉर्मूला समझने वाली बात है। आप यदि एक बार फॉर्मूला समझ गए तो यू कैन क्रैक एनी सम। जी आप कोई भी सवाल उस फॉर्मूला से जुड़ा हुआ उसको सॉल्व कर सकते हैं। आप यदि रट्टा मार के जा रहे हैं, जी यानी कि कॉपी पेस्ट करके जा रहे हैं, तो आप नहीं कर पाएंगे सॉल्व ना। मैं बार बार यही तो कहता हूँ, और कुछ थोड़े कहता हूँ। मेरे लिए तो बहुत आसान है, लिंक भेज दूंगा आपको, कर दूंगा, लेकिन मैं क्यों करूंगा। मेरा मोटिव है, मुझे हर पंचायत में अगले 10 साल के अंदर, बहुत जी बहुत समय ले रहा हूं मैं, लेकिन टारगेट भी बहुत बड़ा है, जी अगले 10 साल के अंदर हर पंचायत में कम से कम 2 से 3 आरटीआई योद्धा होने चाहिए, जी जो सवाल पूछे। आप भी पूछोगे तो बदलाव आएगा, ये तय है। जी आप सर, नहीं पूछोगे बिल्कुल नहीं आएगा और आएगा। विकास भी होगा। आप नहीं पूछोगे, अरे कौन पूछने वाला है, कोई पूछने जी वाला ही नहीं है तो हम कुछ भी करेंगे, सीधी सी बात। जी तो आप यदि पूछना शुरू करोगे तो बदलाव आएगा। जी सर। मैं यदि अपनी जगह की बात करूँ ना, तो पिछले पिछले 2 साल के अंदर जी हमारे प्रखंड में अभी एक नई ज्वाइनिंग हुई है, 5वें बीडीओ साहब आए हैं। अच्छा। 2 साल के अंदर 5वें बीडीओ साहब। अब क्यों आए हैं ये आप लोग अंदाजा लगा लीजिए। हाँ, समझ गया सर, 2 साल में 5 लोग आए हैं तो इसका मतलब कि है कहीं ना। न कहीं से सुधार हो रहा है वहाँ पर। तो चलता है, हम चिट्ठी भेजते हैं तो चिट्ठी वहां पहुंचने से पहले जो है वो भाई साहब ट्रांसफर लेके चले जाते हैं। ऐसे भी पोजीशन से मतलब उनकी बात नहीं कर रहा मैं। जी जी तो इसका मतलब क्या है कि आप डर रहे हैं, है ना। जी आप जी डर रहे हैं, आप डर क्यों रहे हैं, क्योंकि आप गलत कर रहे हैं। हमने तो किसी के ऊपर, आरटीआई सबसे अच्छी चीज क्या है कि आप किसी के ऊपर कोई कंप्लेंट करते ही नहीं है, आप शिकायत कर ही नहीं रहे हैं। ये इतनी अच्छी जी चीज है कि आप किसी की शिकायत नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप सूचना मांग रहे हैं। जी जी अब सूचना मांगना ही थी इतना पावरफुल है, तो हमने कंप्लेंट कर दिया तो कितना पावरफुल होगा, ये आपको समझना है ना। आप जिस दिन इसकी पावर समझ जाएंगे, यदि आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, जी अलग ही आनंद होगा और अलग ही रिजल्ट होगा। ठीक है। जी ठीक है सर। मालवीय जी, चलते हैं।
जी रब्बुल सर। आलम सरकार, क्या हाल चाल है रब्बुल? जी सर, ठीक है। आप बताइए। बहुत बढ़िया। आप बताइए कैसे हैं और क्या रहा आप पिछले एक हफ्ते का अपडेट बताइए। सर, एक हफ्ते में तो काम ठीक ठाक चल रहा है। चल रहा तो है? मतलब सही चल रहा था। तो मेरा एक दोस्त ने बोला कि उसका घर के बगल से एक रोड गया है, मतलब पीडब्ल्यूडी। तो उसमें कुछ काम सही नहीं हो रहा, तो अभी मनरेगा के अंदर बनाया हम लोगों ने। तो हम्म। मेरे पास आया था, तो मैंने उसको पूरा चीज़ समझा दिया। तो उसने कंप्लेन करने के लिए ब्लॉक गया था। तो वीडियो हम्म। उसको बोल रहा था तुम्हारा उम्र ही क्या है, तुम कंप्लेन देने ऐसे ऐसा आ गए, ऐसा ऐसा। हम्म। तो उसने फिर भी कंप्लेन दिया। देने के बाद उसको रिसिप्ट को भी नहीं दिया। हम्म। तो मैंने बोला रुक, मेरे पास टाइम नहीं है। तो टाइम निकल के 2 दिन पहले मैंने गया था, फ्राइडे के दिन। हम्म। तो गया तो वो बंदा था नहीं। लगभग मैंने 1 बजे तक इंतज़ार किया, वो आया ही नहीं। हम्म। तो फिर काल गया। काल वो बंदा मुझे किसी भी तरह से मिला, तो बोलता है आपका है। मैंने बोला हाँ मेरा है, तो प्रॉब्लम तो सॉल्व करना पड़ेगा। उसने कंप्लेंट दिया, आप कंप्लेंट क्यों नहीं लिया? हम्म। ऐसा कोई रूल है क्या कि मतलब जो बंदा पढ़ाई कर रहा है वो कंप्लेंट नहीं डाल सकता, या जो बंदा 20-22 साल का है वो भी कंप्लेंट नहीं दे सकता? हम्म। तो वीडियो बोला ऐसा बात नहीं है। तो मैंने बोला आप इसको क्यों क्यों बोले? मैं आपका कंप्लेंट क्या जिला परिषद पे कर दूँ? हम्म। तो बाद में माफ़ी मांग रहा था। तो मैं बोला तो देखिए, आप कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे से अगर काम करना है तो ढंग से कीजिएगा। ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पर ये सब नहीं चलता। बंदे ने कंप्लेंट दिया, आप कंप्लेंट लीजिए। आप क्यों उसको ज्ञान दे रहे हैं उल्टा? करेक्ट रब्बुल, इट्स गुड वर्क डन बाय यू। जितने भी लोग हैं इस ग्रुप में, आप लोग सुनिएगा इस चीज को ध्यान से जरा। रब्बुल का जो ये नॉलेज था ना, ये कॉन्फिडेंस था ना, जो उसने वीडियो के सामने जाकर के ये बात कही कि आप पूछने वाले कौन होते हैं कि तुम्हारी 20 साल उम्र है, तुम कंप्लेंट करोगे। ये कॉन्फिडेंस जो है ना, ये उसकी जीत है। और ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया पता है? अवेयरनेस, नॉलेज। उसको नॉलेज थे इस बात की कि नो वन कैन आस्क मी, मुझसे कोई पूछ नहीं सकता है, मेरा कंप्लेंट रजिस्टर करना पड़ेगा। मैं 20 साल का हूँ, 22 साल का हूँ, 50 साल का हूँ, उसको कंप्लेंट रजिस्टर करना था और उन्होंने नहीं किया। तो रब्बुल ने जाकर के वहां पे बोल्डली वीडियो साहब को बोला। ये बोल्डनेस, ये कॉन्फिडेंस जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ नॉलेज ही आपको दे सकता है। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं दे पाएगी। when it comes to the law, rules and regulations, है ना? तो इट्स अ गुड वर्क डन रबुल, बहुत बढ़िया। और कुछ कहना है आपको? जो आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं ग्रुप के लोगों को तो प्लीज दीजिए। सर, पहले मेरा एक सवाल है। हम लोग का जो वीडियो है वो थोड़ा उल्टा सीधा कर रहा है, पता नहीं क्यों। कोई भी जाता है तो सुनता नहीं, जब मैं जाता हूँ तो आता नहीं। और वो हमेशा 10 बजे टाइम रहता है सर, आता 12 बजे है। मैंने इसके लिए देखिए 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 कमिश्नर को कंप्लेंट भी किया था। हाँ, इस मैटर तो पे उन्होंने मैं इसलिए कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि ही इज द वीडियो। तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का काम कई बार क्या होता है कि फील्ड का भी होता है। ठीक है? तो बेसिकली ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ब्लॉक। डजेंट मैटर ही सिट्स इन द ऑफिस और नॉट। वैसे हाँ, बैठना भी है उसको, मगर कोई जरूरी नहीं कि उसको 9 to 5 जो ऑफिस में बैठना ही बैठना है। तो इस मैटर पे तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, अगर ये बात है कि आप जाते हो तो आपको मिलता है, बाकी किसी और को जो है कंप्लेंट नहीं लेता, ये नहीं लेता, वो नहीं लेता, तो मैं फिर से आपको वही चीज कहूंगा। हो सकती है आपकी बात सच हो, मगर सबूत कहाँ है? हो सकता है आपकी बात सच हो, मगर सबूत कहाँ है? सबूत तो है नहीं। बिकॉज नहीं आपने सर, सबूत तो नहीं है। हाँ, मैं घुमा फिरा करके वहीं पे बात आता हूँ कि देर इज नो स्कोप ऑफ वर्बल स्टेटमेंट, वर्बल कमिटमेंट। कोई स्कोप ही नहीं है इसका यार। यहाँ पे नहीं लेता है ना वीडियो आपकी कंप्लेंट। क्यों अपने चक्कर काट रहे हो वहां पे जाकर के 1 घंटा 2 घंटा बैठ कर टाइम पास करते हो? लेटर बनाओ, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दो, प्रॉब्लम सॉल्व। किसी के हाथ गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, पैर पड़ने की जरूरत नहीं है कि सर ले लो ले लो ले लो, रिसीविंग दे दो रिसीविंग दे दो, कुछ नहीं करना है यार। सेंड इट थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट, लेटर बनाओ, साइन करो, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दो। 15 दिन के बाद यदि कोई एक्शन ना हो 15 दिन के अंदर, तो 15 दिन के बाद उसी पर एक आरटीआई लगा दो। मैंने आपके डिपार्टमेंट में इतने तारीख को इतने बजे ये लेटर भेजा था रजिस्टर्ड पोस्ट से, जिसकी इंडियन पोस्टल ट्रैकिंग नंबर इतनी है, उस पर क्या एक्शन लिया गया मुझे अभी तक के एवरीडे की रिपोर्ट बताई जाए। सिंपल। जाना ही क्यों? सरकार आपके द्वार आएगी। क्रिएट वैल्यू इन योर सेल्फ।
बजरंग जी आप क्यों में है? सबसे लास्ट में ज्वाइन किए हैं, आपसे सबसे लास्ट में ही बात करूंगा, ठीक है? तो थोड़ा सा बने रहिए, है ना? तो यही है रब्बुल, और कुछ रब्बुल? सर मैंने आपका रूरल डेवलपमेंट का जो कमिश्नर है असम का, तो उनका एक मेल आईडी था कि अगर कोई प्रॉब्लम दिखो तो यहाँ पर भेज दो। तो मैंने कुछ दिन पहले पीएमजीवाई हाउस जो है मेरा ग्राम पंचायत में लगभग 100 से ज़्यादा घर भेज दिया मुखिया ने, उसका पूरा हम्म सबूत मेरे पास है, डिटेल्स। हम्म तो मैंने उनको कंप्लेन किया था, लगभग आपका 30 या 35 दिन के बाद वो कंप्लेन आता है मेरा लोकल थाना जो है उनके हम्म पास, जो आईसी है वो इंचार्ज है। हम्म तो उन्होंने मुझे कॉल करके बोला था कि ऐसा ऐसा बात है, तो ऊपर से प्रेशर है, तुम एक बार आओ। हम्म तो मैं यहाँ पर गया, उन्होंने बोला कंप्लेन रिटर्न में दे दो, मैंने फिर से रिटर्न में दिया। हम्म देने के बाद मतलब 30-35 दिन हो गया, उस पर कोई हम्म। एक्शन नहीं। मैंने जब कॉल किया तो उन्होंने कॉल भी नहीं उठा रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ सर एक आरटीआई डाल दो उस कंप्लेंट के बिल्कुल ऊपर। बिल्कुल डाल दो, बिल्कुल डाल दो, बिल्कुल डाल दो। और ये आरटीआई जो है ना, कहाँ डालोगे पता है ना? सर किसको डालना, कमिश्नर सर को डालना है ना? नहीं 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 नहीं, आप थाने पे डालोगे, क्योंकि वो लेटर थाने पे आ चुकी है। आप जी कमिश्नर को सर। बोलोगे, वो बोलेंगे हमने तो लेटर फॉरवर्ड कर दिया जी वहां पे जांच के लिए। ओके, मतलब मेरा लोकल जो थाना है उसमें डालूंगा अरे सीधा इंचार्ज के। थाने पे डाल दो कि आपको ये लेटर जो आपको, ये कंप्लेंट जो आपको इतना इतना रेफरेंस नंबर के साथ आपको जो प्राप्त हुआ है इतने तारीख को, और उसके बाद जो मैंने आपको एप्लीकेशन लिख करके दिया उस पे क्या कार्रवाई हुई है, उसकी दैनिक प्रगति रिपोर्ट प्रदान की जाए। है ना? जी सर। ठीक है। सर और एक बात है, सर और एक बात है, इसका तो कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन ग्राउंड लेवल में आपको भी पता है हो रहा है। मतलब देखिए लोकल थाना जो होता है वो थाना, बाद में आपका जो अपना ब्लॉक है ब्लॉक, ग्राम पंचायत, सब मिल बांट के ये सब करता है मतलब। चलो रब्बुल, मैं आपको एक चीज बताऊं, जो बात आप कह रहे हो ना, ये बात हमारे डीएम को, सीएम को और पीएम को भी पता है। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता है, सबको पता है। पर सच्चाई ये है कि सबूत नहीं है। तो सर और एक मैंने काम किया था जो कुछ दिन पहले मैंने बोला मिड डे मील के ऊपर, और कॉलेज अपना स्कूल में एक काम आया था आपका, लगभग 25 लाख का था वो। हम्म। तो उन लोगों ने काम करके चला गया, तो कोई रिपोर्ट नहीं है। तो मैंने एक आरटीआई फाइल बनाया, सोच रहा हूँ कल तक भेज दो। उसमें मैंने सेक्शन 2J लगाया सर, कि इन्फेक्शन करो क्या हुआ था हाँ, इंस्पेक्शन रिपोर्ट। इज द बेस्ट सेक्शन यार, सबसे। अब सीधा ग्राउंड पे जाकर के देखो क्या चल रहा है, सबसे बढ़िया है। जी सर। और मतलब ये लोग तो मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मुझे मिला था, उन लोगों ने बोला यहाँ पर ये हो गया। सर मैंने जाके देखा कुछ नहीं था। एक रोड तो सर बना हुआ था, उन लोगों ने एक पत्थर लगा दिया, पत्थर लगा के बोला हाँ यहाँ पर इतना लाख का, इतना 22-23 नहीं, वो 20-22 का था, 20 से 22, 21-22 का था शायद, कि रोड बन गया। सर हम्म। मैंने जब जाके रोड देखा, वो रोड नहीं था, वहाँ पर खेत अभी भी पड़ा हुआ है, बस एक हाँ, पत्थर तो लगा हुआ और ऐसे कुछ नहीं। ऐसे ऐसी चीजें यदि कुछ है तो सेक्शन 2J1 का इस्तेमाल कीजिए और इंस्पेक्शन पे जाइए, सबसे बेहतर है ना? जी सर, मैंने वही किया। ठीक है। चलिए, और कुछ रब्बुल, आप काफी अच्छा काम कर रहे हो, आप ग्रुप के लोगों को कुछ मैसेज देना चाहोगे? सर मैसेज क्या दूंगे, यहाँ पर तो आप लोग सब जानकार हैं। फिर भी मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपका ग्राम पंचायत में कोई दिक्कत हो रहा है तो उसके लिए पहले डायरेक्ट आरटीआई मत डालो, या डायरेक्ट जाके किसी को कुछ मत बोलो। पहले ये कोशिश करो कि तुमको कुछ ना कुछ सबूत मिल जाए। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो एक सिंपल सा कंप्लेंट डाल दो कि मनरेगा के ऊपर मेरे यहाँ पर फेक अटेंडेंस पे लोग काम कर रहा है, या तो मुखिया का जो पसंदीदा लोग है उन लोगों से काम करवा रहा है, बाकी लोगों को काम नहीं दे रहा है। एक सिंपल सा कंप्लेंट लिखो, और या तो रजिस्टर्ड पोर्ट से भेज दो, या तो अगर मैं जैसे कि मेरा घर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है मेरा ब्लॉक, तो मैं खुद से जाके भी दे देता हूँ, वो बेहतर है। अगर हो सके तो दे दो, एक रिसिप्ट ले लो। अगर वो 15 या 20 दिन के अंदर कोई एक्शन नहीं लेता तो एक आरटीआई डाल दो बेहतर तरीके, जैसे कि मैंने डाला था। मेरा लगभग 20 दिन हो गया था, कोई कंप्लेंट नहीं लिया। मेरा था कि इन्फॉर्मेशन के साथ छेड़छाड़ किया था मुखिया ने, और फेक अटेंडेंस के साथ लोगों को मतलब जॉब कार्ड होल्डर को पैसा के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, वो 10% कमीशन पे काम कर रहा था। तो मैंने जब कंप्लेंट दिया 30 दिन के अंदर मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला, तो मैंने एक आरटीआई डाला। तो उसके अंदर जितने भी सारे आपका इंजीनियर लोग था वो सब मुझे बुला रहा था, बीडीओ भी बुला रहा था, लेकिन मैंने गया नहीं। मैंने बोला कि आप लोग लिखित में दे दो, मेरा अगर कोई पोस्टल के तो थ्रू गवर्नमेंट का एक लेटर भेज दो तो मैं जाऊंगा जरूर, लेकिन अभी मैं इसे कैसे जाऊँ। तो उन लोगों ने काम किया, अभी काम हो रहा है ब्लॉक में, कोई दिक्कत नहीं। गुड गुड गुड। चलिए, थैंक यू रबुल, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ हैं और काफी अच्छा काम कर रहे हैं, गुड वर्क। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप अपने जैसे 2 3 4 लोगों को अच्छे से ट्रेन कीजिएगा आरटीआई के बारे में, और उनको भी कहिएगा कि सीखें, इस्तेमाल करें और आगे जो है इसके बारे में लोगों को बताएं।
चलते हैं, मोहित कुमार जी हमारे साथ हैं। मोहित जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, बताइए कैसे हैं और क्या कुछ अपडेट है आपके पास या फिर कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं सर, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है सर। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, आप जैसे लोग भी हैं। गौतम के पास और चलते हैं। थैंक यू थैंक यू। सर, गौतम, क्या चीज? एक डाउट था थोड़ा। हाँ, बताइए ना बताइए ना। जैसे कि सर, हम फर्स्ट हियरिंग कर चुके हैं सर हाँ आयोग में। हाँ 2 अटेज लगाए थे, तो उसमें फर्स्ट हियरिंग हो चुकी है। सेकेंड हियरिंग का डेट है सर 6 तारीख को, सितंबर में। हाँ लेकिन इसमें कुछ धीरे धीरे हलचल सा हो रहा है गांव में, जैसा कि जांच वगैरह का विषय चल रहा है कुछ वैसा। हाँ हाँ यानी अभी लोग दबे दबे बात कर रहे हैं कि हाँ जांच होने वाली है। हाँ। तो ठीक है तो ना, सर एक उसमें बात मैं, आते हैं, हमारा मकसद क्या है? डेवलपमेंट ना। हाँ हाँ सर वो तो है। हमारा मोटिव तो जैसे मैं डेवलपमेंट ये से कह रहा हूँ हम। सर, hearing में अगर सर वो मुझे दस्तावेज अगर नहीं देते हैं सर, हम्म। सेकेंड हियरिंग में दस्तावेज अगर नहीं देते हैं मुझे सर, तो फिर वो तो मेरा सब क्लोज कर दिया जाएगा फिर वो केस। नहीं नहीं, दस्तावेज क्यों नहीं देंगे? देयर मस्ट बी ए रीजन ना। वो पहले बताएंगे तो सही ना कि क्यों नहीं दिया दस्तावेज, कौन से सेक्शन के तहत नहीं दिया और कैसे जस्टिफाई हो रहा है, वो बताना पड़ेगा ना उनको। क्योंकि सर फर्स्ट हियरिंग में प्रेजेंट नहीं हुए थे। कौन नहीं हुआ था? जन सूचना आयोग से जन सूचना आयोग से कोई प्रेजेंट नहीं हुआ था फर्स्ट हियरिंग में। हाँ, तो कोई बात नहीं, आप ये सेकंड ईयर में प्रेजेंट हो जाइए, कहिए सर इनके पास सूचना है ही नहीं, तो देंगे कहाँ से? आप इनको प्रेशर डालिए, सर आदेश दीजिए सूचना देने का। दे हैव टू गिव ना, अदरवाइज देखो, गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा सिस्टम लगा रखा है। आपने आवेदन दिया, आपका काम हो गया, बहुत बढ़िया। काम नहीं किया, रिजेक्ट किया, तो क्यों किया, किस सेक्शन के तहत किया, और कैसे वो सेक्शन फिट बैठता है, ये तीनों चीज बताना पड़ता है। जी जी, नहीं तो रिजेक्ट भी नहीं की कोई सी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आयोग के द्वारा सर लेटर आया है कि एक लेटर आया है प्रति, उसमें उनको लिखा गया है कि आप 15 दिन के अंदर उनको सूचना उपलब्ध कराएं और सेकेंड सुनवाई में आप प्रेजेंट हों, उनको लिखा गया था। वो लेटर मेरे पास भी आया था। हाँ, वो कॉपी तो आपके पास आएगी ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जी ऑल हाँ। द बेस्ट, ठीक है ना, लगे रहिए। और सूचना नहीं देने का कोई मतलब नहीं बनता है, और ये नहीं देना है तो क्यों नहीं देना है, किस सेक्शन के तहत नहीं देना है, और कैसे वो सेक्शन फिट बैठता है, ये तीनों का आंसर आपको मिलेगा। ऐसे नहीं कि हम आपको नहीं देंगे कुछ भी, ऐसे थोड़े होता है। जी। ठीक है, ओके ओके सर। राइट। चलिए, गौतम गौतम कश्यप, किधर हो गौतम? नमस्कार जी। नमस्कार ये तो नमस्कार, मुझे क्या हाल चाल है? हेलो। हाँ जी। हाँ, क्या हाल चाल है गौतम, बताओ क्या अपडेट है और क्या सवाल है? सर मैं ये पूछना था कि मैं अब तक 4-5 आरटीआई लगा चुका हूँ। हम्म। पीआईओ जवाब ही नहीं देता। यदि अपील करता हूँ तो गलत जवाब देता है। उसके लिए आयोग जाना पड़ता है। आयोग में ये पता नहीं कब सूचना मिलेगी वहाँ से। हम्म। इसके लिए ये बताओ देखो सर। यार, आप लोग इस चीज को समझो कि जवाब न देना भी एक जवाब है। हम्म, यदि इतना आसान होता सिस्टम, तो अभी मैं आपके सामने बैठ के भाषण नहीं दे रहा हूँ। अभी मैं आपके सामने बैठ के भाषण नहीं दे रहा होता, मैं आपको आरटीआई के सेक्शंस के ज्ञान नहीं दे रहा होता। हम्म, सिस्टम इतना आसान है ही नहीं। जवाब न देना भी एक जवाब है। अब मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। 100 लोगों ने आरटीआई किया इस महीने में पीआईओ के पास। पीआईओ ने 100 में किसी का जवाब नहीं दिया। 90 लोगों को ये पता ही नहीं है कि जवाब नहीं आया तो क्या करना है। वो चुपचाप बैठे हैं ऐसे करके, अब जवाब आएगा, अब जवाब आएगा, अब जवाब आएगा। पीआईओ ने जवाब ही नहीं दिया। हम्म, वो बैठे रह गए, उनका टाइम क्रॉस कर गया। लेकिन जो 10 लोग बचे थे उसमें, 10 लोगों ने प्रथम अपील कर दिया। तो प्रथम अपील किसके पास जाता है? पीआईओ के बॉस के पास जाता है, क्योंकि सेम डिपार्टमेंट का होता है वो। बॉस ने बोला, अरे यार ये प्रथम अपील आ गया है भाई, दे दे जवाब, दे दे इसको। तो उसने 10 लोगों को जवाब दे दिया, या 10 में से 9 लोगों को जवाब दे दिया, या 5 लोगों को जवाब दे दिया। हम्म, तो उसका जो 90 एप्लीकेशन था वो तो ऐसे ही ना काम हो गया उसका। उसको मेहनत तो नहीं करनी पड़ी ना, उसको ढूंढना तो नहीं पड़ा ना डॉक्यूमेंट्स जा करके। तो जवाब न देना भी एक जवाब है भाई। अब उस न देने के जवाब से कैसे आपको लड़ रहा है, ये तो आपको पता होना चाहिए। यदि आपको नहीं पता है
सर ये तो और पता है। आरटीआई तो पेशेंस मांगता है बॉस। आप यदि ये सोच रहे हैं, और स्पेशली इन स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के कर्मियों से कुछ निकलवा लेना मतलब सीधी उंगली से घी निकालना। सर इनमें 4 आयोग में देख चुका हूँ मैं। आप 4 में थक गए, यहाँ 1400 आरटीआई डले हुए हैं, वहां पे सोचो क्या हाल होगा। सोचो समझ आप, रहा हूँ। कितने केसेस तो मेरे ऐसे हैं जो अभी तक मतलब पता ही नहीं है कहाँ है। अब पता है कि भाई डाक एंट्री हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, कब खुलेगा पता नहीं, लेकिन खुलेगा ये पता है। तो अब इसके लिए भी जो है ना, आयोग जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए भी वो पीआईओ ही जिम्मेदार है। सर वो जो आपने दोबारा अपील करने के लिए कहा था, वो अपील गई तो सभी कोई जवाब नहीं आया, वो भी आयोग भेज दूँ? क्या भेज, मैं समझा नहीं। सर जो आपने बोला था ना इनको दोबारा अपील करो, जो आपके यार पास मैं हो। बहुत सारे केसेस हैंडल करता हूँ यार, ऐसे बताओगे मुझे पता नहीं चलेगा तो सब ब्रीफ बताना पड़ेगा आपको। सर वो जो उन्होंने बुलाया था खुद से, हम आए नहीं थे वहाँ पे, और सूचना भी गलत दी थी उन्होंने। तो फिर उसमें आपने बोला था कि 15 दिन का टाइम देकर उनसे दोबारा भेजो उनके पास अपील। हाँ 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 हाँ। तो उसका भी कोई जवाब नहीं आया। कोई जवाब नहीं आया तो अब आयोग में बढ़ेंगे फिर। अरे एक बात और पूछनी थी सर। हाँ बताओ। जो लेखपाल है ना, ये लेखपाल जो लेखपाल। गरीब लोग हैं, लेखपाल पटवारी, हमारे यहाँ लेखपाल पटवारी बोलते हैं, जो आय आय जाति बनाते हैं। हाँ जी। आय, तो वे जो गरीब लोग हैं उनके तो आय बनाते हैं ज्यादा की, और जो वे हाँ है ना पैसे वाले लोग, उनकी जितनी चाहते हैं उतनी वो देते हैं। हाँ। तो उसके लिए भी आईटी लग सकती है? सबूत है आपके पास तो कंप्लेंट करो ना। आरटीआई क्या करोगे, आरटीआई है क्या, आपने क्या समझ रखा है गौतम आरटीआई को। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपने क्या समझ क्या रखा है आरटीआई एक्ट को, क्या करोगे इस पे आरटीआई। आप ही से पूछता हूँ, बताओ क्या करोगे आरटीआई, क्या सूचना मांगोगे। आपको तो पता है पहले से वो सूचना। हम्म, आप सबूत ढूंढो और कंप्लेंट करो ना यार, ठीक। सिस्टम से चलो ना। यदि आपके पास सबूत नहीं है तो आप जो भी बोल रहे हो आप किसी भद्र पुरुष पे इल्जाम लगा रहे हो। मैं एक लाइन में कहूंगा, किसी अच्छे, ऑनेस्ट और भद्र पुरुष पे इल्जाम लगा रहे हो। और यदि आपके पास सबूत है तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आरटीआई का कोई रोल ही नहीं है इसमें, आप कंप्लेंट करो विद प्रॉपर एविडेंस। यदि मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताइए। ठीक है सर। सही कह रहा हूँ ना। हाँ जी। इसलिए आप 2 कदम पीछे जाना पड़े ना, एनर्जी लेने के लिए तो ले लो जाकर के पीछे, लेकिन छलांग लगाओ तो लंबी। ठीक। मतलब एविडेंस कलेक्ट करो, कुछ दिन शांत बैठो, हल्ला करने की जरूरत नहीं है, एविडेंस कलेक्ट करो, अच्छे से करो, और उसके बाद सही तरीके से एक बार अच्छे से धावा बोलो। ठीक। अदरवाइज यदि आपके पास एविडेंस नहीं है तो आप किसी भद्र और ईमानदार पुरुष पे इल्जाम लगा रहे हैं। मेरे शब्द हो सकता है आपको बड़े अजीब से लगते होंगे कि यार सर कैसे बोल रहे हैं भद्र पुरुष, लेकिन सर यदि वो आपके पास सबूत नहीं है तो वो तो ईमानदारी है ना, सर सही बोल रहे हैं। है ना। या सबूत नहीं तो ईमानदारी है। दुनिया जानती है कि वो करप्ट है, मगर अफसोस सच्चाई यही है कि सबूत नहीं है। ठीक है गौतम, चलिए थैंक यू सो मच। चलते हैं हम अजय कुमार जी के पास। अजय जी नमस्कार, स्वागत है आपका, गुड इवनिंग। अजय जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है। शायद अजय जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। हम प्रेम सागर जी के पास चलते हैं। प्रेम सागर जी नमस्कार, कैसे हैं। अच्छा अजय जी आ गए, हाँ जी अजय जी नमस्कार, बताएं। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार। बढ़िया है सर। सही है। सब ठीक है सर। कोई क्यूरी नहीं है सर, सुन रहे हैं सिर्फ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू। चलिए प्रेम सागर जी नमस्कार, क्या हाल चाल है। प्रेम सागर जी। प्रेम सागर जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है।
क्या करण जी के पास चलते हैं। करण जी, करण प्रसाद जी, नमस्कार। हेलो करण प्रसाद जी, आप माइक ऑन करके एक बार बात कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है इधर। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, हेलो स्वागत है सर। आपका। हाँ नमस्कार सर। जी सर कोई बताएं। अभी तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है सर। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है कि मैंने प्रार्थना फिल किए थे सर, कहाँ तो से हैं जिसका सर जवाब आया था। आप हैं सर मैं नालंदा बिहार से है, नालंदा, नालंदा जिला से। ज्ञान की धरती से हैं आप। जी स्वागत है आपका, बताएं। जी। ये ज्ञान की धरती से हाँ, तो हम लोग प्रार्थना अपील किए थे सर, उसका जवाब पोस्ट ऑफिस में आया लेटर के लिए, वहाँ पर ये अपील के दायर करने के लिए, लेकिन फिर वो आवेदन हमारे पास आए भी नहीं किया, रख ले रह गया पोस्ट ऑफिस वाला। जब सेकंड भेजा तो दोनों लेके एक ही दिन मुझे दिया। हम्म। तो इस पर हम इसमें हम प्रथमा पीली अधिकारी को फिर एक लेटर लिखे हैं कि फिर अगली तारीख दिया जाए, तो दे सकता है सर कि नहीं? हाँ बिल्कुल दे सकता है। और इसमें जो है डिलीवरी डेट भी दिखाई है कि सर देखिए दोनों के दोनों जो है लेटर एक ही दिन मिले हैं। और साथ में एक और काम कीजिएगा, जी साथ में जो है एक शिकायत पत्र जो है मुख्य डाकघर जो होता है ना जिले का, जी। वहां भी भेज ही दीजिएगा कि सर आपके पोस्टमैन ने ये कारनामा किया है जिसकी वजह से मुझे इतना नुकसान हुआ है। थैंक यू सर। यही एक क्वेश्चन अभी पूछना है, अभी तो जवाब नहीं आया है, फिर देखिए दूसरा लेटर आता है या नहीं आता है। नहीं नहीं, आएगा आएगा आएगा, हो जाएगा। ठीक है। इसी के वेट कर रहे हैं, और कोई अभी तो क्वेश्चन नहीं है सर। ठीक है, चलिए चलते हैं बछराज जाट जी के पास। आपका नाम क्या है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। नमस्कार। नमस्कार सर, बछराज नाम है मेरा, बछराज जाट। जी स्वागत है आपका। आप राजस्थान से हैं, राइट? जी सर, राजस्थान के अजमेर से हूँ मैं। जी जी, बहुत बढ़िया जी, बताएं। स्वागत है आपका। आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम में। जी सर, पहली बार ज्वाइन कर रहा हूँ और आपसे जुड़ के बहुत अच्छा लगा मुझे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहले तो सर मैं मेरे बारे में बता देता हूँ। मैं 10th पास है, मेरा एजुकेशन एजुकेशन ज्यादा नहीं है, 10th पढ़ा लिखा हूँ मैं। तो मुझे आरटीआई के बारे में उतनी ही जानकारी चाहिए जितनी आपको जानकारी है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहली चीज तो मुझे ये बताओ आप। देखिए आप जानकारी की यदि बात कर रहे हैं तो वो आपको बहुत ही आसानी से आरटीआई एक्ट पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, उतनी जानकारी मुझे है, मैं उससे बाहर नहीं जाता। आप यदि मेरे शब्दों को, मेरे किसी स्टेटमेंट को आप देखेंगे तो मैं हमेशा घूम करके जो है ना विद इन द आरटीआई एक्ट ही रहता हूँ। तो जानकारी तो मेरे पास उतनी ही है। अनुभव तो आप मेरे बराबर नहीं ले पाएंगे क्योंकि मैं हमेशा आपसे जो है ना, आप अभी शुरू करेंगे और मैं 7-8 साल पहले शुरू कर चुका हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, अनुभव 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 में तो बहुत टाइम लगेगा, जानकारी की बता रहा हूँ मैं। मैंने आपको बता दिया कि ये जो चीजें हैं ये अनुभव से आती हैं। जी और सर। अनुभव जो है वो आप तभी ले पाएंगे जब आपके पास नॉलेज होगा। और नॉलेज से कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस से आप अच्छे से अच्छा एक्सपोजर ले पाएंगे आप। जी तो जी इसके सर। जी लिए सर। बहुत सारी बुक्स भी हैं, लेकिन बुक्स में प्रेफर इसलिए नहीं करता क्योंकि बुक्स में और पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लिया, दोनों तो बराबर ही है। जी सर। समझने और समझाने के लिए इमोशंस की जरूरत है, जो मैं बार बार जी कहता हूँ, इमोशंस की, है ना। तो वो इमोशंस जो है आप यदि उसके माध्यम से सीखना चाहें तो हमारा एक कोर्स भी है। आप यदि चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, मैं किसी को बाउंड नहीं करता कि आप वो कीजिए। लेकिन इफ यू विश आप वो कोर्स कर सकते हैं और आपको लिटरली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको एक जी सर, मैं वो कोर्स करने के लिए तैयार हूँ। आप मेरे को वो मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ उस पे मेरे को लिंक भेज मैं दिएगा, लिंक या डाल दूंगा, क्या करना वो मेरे को डिटेल भेजिएगा आप। मैं लिंक डाल दूंगा उसको, ठीक है। लेकिन मैं आपको हाँ। फिर से बता दे रहा हूँ, कोर्स करना एनफ नहीं है। कोर्स से आपको सिर्फ ज्ञान मिलेगा। ज्ञान का जब आप हम्म, इस्तेमाल करना शुरू करेंगे ना, तब आपको हाँ। अलग अलग तरीके का एक्सपोजर मिलेगा। एक्सपोजर का मतलब आपको अलग अलग तरीके का अनुभव मिलेगा और आपको उस अनुभव से ही जो है ना आप सीखोगे और आगे बढ़ोगे। ये तय है। देखिए, एक मैं आपको एक और चीज बता दूं कि आपको जो भी इस कोर्स में मिलेगा ना, वो सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है। मैं आपको बता दे रहा हूँ।
तो पॉइंट क्या है कि YouTube कभी भी आपको जो है ना स्ट्रक्चर्ड तरीके से नहीं पढ़ाएगा। आपको जरूरत पड़ी, आपने आरटीआई प्रधान पे करना है तो आपने एक गूगल पे यूट्यूब पे जाएंगे, आप एक प्रधान का कॉपी पेस्ट फॉर्मेट डाउनलोड करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, भेज देंगे। अब उधर से जवाब नहीं आएगा तो क्या करना है ये आपको नहीं पता है, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर यूट्यूब पे जाएंगे, जवाब नहीं आया क्या करें, सर्च करेंगे, फिर आपको एक नया सेक्शन मिलेगा, फिर आप उसको पढ़ लेंगे, फिर आप जवाब भेजेंगे, फिर वहां से आ जाएगा ये सेक्शन 81J के तहत दिए नहीं है। अब ये 81J क्या है, फिर उसको आप यूट्यूब पे ढूंढेंगे, फिर आप उसको पढ़ेंगे, तो आपको सारी मिल जाएगी यूट्यूब पे, लेकिन स्ट्रक्चर्ड तरीका नहीं होगा। आप जितने भी लोग हैं आपके घर में 3, 3.5, 4 साल के बच्चे होंगे, हम उनको उनको जो पढ़ना होता है ना ए या ABCD हम पढ़ा सकते हैं ना, हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उनको भेजते हैं स्कूल में फीस दे करके। पता है क्यों? सिर्फ इसलिए कि वहां पे स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ाया जाता है, वहां पे बच्चे को उठना बैठना सिखाया जाता है, वहां पे बच्चों को ग्रीटिंग्स सिखाई जाती है, अभिवादन करना सिखाया जाता है, वहां पे बच्चों को एक दूसरे के साथ घुलना मिलना खेलना कूदना सिखाया जाता है। हम इसलिए उसको भेजते हैं, जबकि हम वो चीजें अपने घर में भी कर सकते हैं। सिमिलरली यही चीज है कि आपको एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से, मतलब पहले यदि ए आएगा ना तो पहले ए ही आपको पढ़ना है, फिर बी पढ़ना है, फिर सी पढ़ना है, फिर डी पढ़ना है। आप ए से लेके जेड तक पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉल पढ़िए। उसके बाद फिर आपको जैसे जैसे रिक्वायरमेंट हो आप उसका रिवीजन करते रहिए और करते रहिए। तब जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा ना, उसका एक अलग मजा है, उसका एक अलग आनंद है। और मैं तो बैठा हूँ आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए, मैंने कभी मना नहीं किया। मेरा सिर्फ एक ही सिकवा रहता है आप लोगों से, क्वेश्चंस का लेवल जो है ना थोड़ा सा ऊपर लेकर के आइए, है ना। अब आप पूछेंगे सर मैं भी ग्रुप से जुड़ा हूँ, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो फिर मुझे भी ऐसा लगता है, मैं आपसे जो भी है टिफिन होता है मेरा पूरा एक ही भेजता हूँ, डिटेल भेजता हूँ, लेकिन जब उनका आता तो मुझे भी इतना लगता है कि शायद इनको नॉलेज बहुत ज्यादा कम है कि भाई क्वेश्चन कैसे करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए। तो फिर मेरे को भी डर लगा रहता है कि शायद मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा और उसका जवाब शायद आप मेरे को ऐसे बोलो कि आपने क्वेश्चन अच्छे ढंग से नहीं किया, इसलिए बहुत से लोग ऐसे जो क्वेश्चन करने से भी डरते हैं कि भाई आपसे क्वेश्चन ना जी नहीं बशरा जी, मैं इसका आंसर जो है ना दूंगा और मैं कई बार दे चुका हूँ। दैट इज द रीजन मैंने बोला है सभी लोगों को, मैं अभी भी कह रहा हूँ ग्रुप में, टेक्स्ट जो होता है ना, टेक्स्ट हम जो लिखते हैं उसमें इमोशंस नहीं होते, ठीक है। आप लोग यार कैमरा, ये मेरा सेलफोन है, इस सेलफोन को लो, सेल्फी कैमरा ऑन करो, ऐसे करके वीडियो लो। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र है सर, मेरा सवाल यह है कि मैंने अपने ग्राम पंचायत में प्रधान जी के पास जो है एक आरटीआई एप्लीकेशन भेजा था, मगर उसका जो है अभी तक जवाब नहीं आया है, तो मुझे क्या करना चाहिए। और इसमें हमने ये सवाल पूछा था और ऐसा ऐसा किया है, और सर मैं मध्य प्रदेश से हूँ, फलाने गांव से हूँ, सर आपके जवाब का इंतजार रहेगा, धन्यवाद। ओके, अब आपने ये वीडियो मुझे, अगर उस वीडियो में शब्द में चूक हो जाए तो भी इमोशन से पता लग जाता है कि अगला बंदा क्या प्रश्न करना चाह रहा है। एग्जैक्टली कि आप कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। और फिर मैं भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ गया, यदि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊंगा। आपने वन शॉट में ना, एक टेक्स्ट एक एंट्री में जो है ना, आपने मुझे समझा दिया 1 मिनट की वीडियो में कि आप क्या जानना चाहते हैं। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं आपको जवाब नहीं दूंगा, आपके सवाल मुझ तक पहुंचने तो चाहिए सही से। सर देखो, उनकी कोई जो आपसे बार बार सवाल करते हैं उनकी कोई गलती नहीं है, उनका एजुकेशन लेवल बहुत कम है, इसलिए आपसे बार बार ऐसे ही सवाल करते हैं। उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो लोग हकीकत में रियली बहुत ज्यादा इन लोगों से, जैसे ग्राम प्रधान हुए, इन लोगों से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, इसलिए आपसे बार बार ऐसे क्वेश्चन करते हैं। आपकी बात से सहमत करता हूँ, मैं आपकी बात से सहमत करता हूँ। मैंने कभी ये तो नहीं कहा कि आप ये क्वेश्चन मत पूछो, मैं तभी तो ये चीज कह रहा हूं ना कि आप एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेजो। आपकी पूरी समस्या क्या है, आप क्या चाहते हैं, मुझे इससे पता चल जाएगा कि आप चाह क्या रहे हो, आपको दिक्कत कहां पे आ रही है। आप एक मैसेज लिखोगे, एंटर करोगे, दूसरा मैसेज लिखोगे, एंटर करोगे, तीसरा मैसेज लिखोगे, एंटर करोगे, उससे क्या होता है कि मैं जब खोलता हूं ना तो दिखता है मुझे 750 मैसेज पेंडिंग।
एक सर एक क्वेश्चन है मेरा, वो आरटीआई से संबंधित है या नहीं है वो मैं नहीं जानता, उसकी मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे जैसे मेरे ग्राम में जो एक स्कूल का खेल मैदान है उस पे ग्राम कुछ गांव के कुछ लोगों ने जैसे कब्जा कर रखा है, तो उसको कब्जे से मुक्त करवाना है, तो उसके लिए जैसे सरपंच को भी लिख रखा है, एसडीएम को भी लिखा हुआ है, तहसीलदार को भी एप्लीकेशन दिया हुआ है अतिक्रमण हटाने के लिए कोई लोग कार्रवाई नहीं कर रहे उस पर। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए कि भी मेरा वो खेल मैदान एप्लीकेशन दिया है, आपने जहां जहां भी एप्लीकेशन दिया है, आपके पास इसका रिसीविंग कॉपी तो होगी कि आपने दिया है वहां पे? जी 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 है। बस ठीक है, फिर तीनों जगह पे आरटीआई डाल दो एक एक कि हमने आपके यहाँ जो ये आवेदन दिया था इस पे आज तक क्या कार्रवाई है, उसकी दैनिक प्रगति रिपोर्ट प्रदान की जाए। नहीं सर, अभी मेरे को बताओ भी, मैंने एसडीएम को दिया है, तहसीलदार को दिया है और थानाधिकारी को दिया है, पटवारी को दिया है, तो अब इन सभी की एक ही आरटीआई डाले तो कहाँ डाले, या सबकी अलग अलग डाले तो कहाँ कहाँ डाले? आपने सबको अलग अलग एप्लीकेशन लिखा था। जी, जो एप्लीकेशन थी उस पर नाम ऊपर चेंज करके, जैसे थानाधिकारी था तो उसका थानाधिकारी को तहसीलदार करके ऐसा करके, तो लॉजिकली आपको सबको अलग अलग आरटीआई भेजना चाहिए, सबको अलग अलग भेजना चाहिए। तो जैसे मेरे को अगर यदि आपने सिर्फ एसडीएम को लिखा होता और बाकी लोगों को कॉपी की होती ना, तो सिर्फ एसडीएम को आरटीआई भेज देते तो काम चल जाता। जी, तो सर अब मेरे को जैसे जैसे एसडीएम और तहसीलदार की जो एप्लीकेशन दी है उस पर आरटीआई लगानी है, तो किसको भेजनी पड़ेगी मेरे को? आप बीडीओ ऑफिस में भेज दो, तहसीलदार ऑफिस में भेज दो ना। तहसीलदार ऑफिस ही भेज दे क्या? हाँ हाँ, वही जाएगी ना। आपके आपके विभाग में, आपके कार्यालय में हमने एक आवेदन दिया था जिसकी प्रति संलग्न है, उस पे क्या कार्यवाही हुई है उसकी दैनिक प्रगति रिपोर्ट प्रदान करें। उसकी हेडिंग ऐसी होनी चाहिए कि तहसीलदार को उसके बारे में जवाब देना ही पड़े। देखिए, एक से एक हेडिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक्ट से फर्क पड़ता है। अच्छा, फर्क कानून से पड़ता है, हेडिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इस हाँ, तो उसमें एक एक्ट कौन सा डाले ये तो अभी देखो, अभी आपने तो सिर्फ ऊपर लिखना है आरटीआई एक्ट 2005 के तहत सूचना का अधिकार के तहत आवेदन, दैट्स इट। आगे आपने आपको उसके अंदर आगे एप्लीकेशन चाहे कुछ भी कैसे भी लिख दे, नहीं पड़ता है। हम तो लिखवाते इसलिए हैं, हम तो बोलते इसलिए हैं ताकि आप लोगों के कान में वो बात जाए और आप लोग सीखें। सब देखो, कॉपी करेंगे तो हमारे कान ना तो कान में आएगी, नहीं आंखों में कुछ समझ में आएगा। इसीलिए तो मैं वीडियो में बोलता हूँ ना बार बार इन चीजों को, दैट इज द रीजन। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप अपने आप को क्या है कि मेरे पास नॉलेज नहीं है। मैंने देखा है कितने पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, उनके पास भी इस बात की नॉलेज नहीं है, उनको प्रभार दे दिया गया है। तो इसलिए भी मैं इन सेक्शंस को अपने आवेदन में लिखने के लिए कहता हूं, ताकि यदि भूल चूक है भाई उनसे भी, तो उनको भी दिख जाए कि भैया सेक्शन 61 ये कहता है, 63 ये कहता है, 76 ये कहता है, 79 ये कहता है। मोटा मोटा जो है आप पढ़ लो भाई, यदि आपको पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता तो आपके ज्ञान के लिए हम आपको बता दे रहे हैं। जी जी जी। तो ये चीजें हैं, क्योंकि हम इसे डिनाई नहीं कर सकते कि हर एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को सब कुछ पता है। हम इसे डिनाई नहीं कर सकते, नहीं पता है बहुत सारे लोगों को। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक मिनट, दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, स्टेट आरटीआई रूल्स। हर स्टेट का अपना अलग अलग आरटीआई नियमावली है। उस आरटीआई नियमावली में आरटीआई एक्ट में बदलाव नहीं किया गया है, एक्ट वही रहता है। नियमावली में क्या क्या बदलते हैं, फीस बदल जाती है, कहीं पे 10 रुपए है, कहीं पे 20 रुपए है। और क्या बदलता है, नियमावली में बदलता है शब्दों की संख्या, कहीं पे 150 शब्द है, कहीं 500 शब्द है, कहीं 2000 कैरेक्टर है, कहीं 4000 कैरेक्टर है। नियमावली में क्या बदलता है, बीपीएल वालों से फीस लेना है कि नहीं लेना है। नियमावली में क्या बदलता है, बीपीएल वालों को कितने पन्ने तक फ्री में दे सकते हैं, ये चीजें बदलती है। एक्ट जो है वो रिमेन सेम फॉर एंटायर इंडिया। ठीक है सर, ठीक है। एक एपीएस वाले की जो एप्लीकेशन मैंने दी थी वो मतलब प्रार्थना के नाम से नहीं थी, पूरे ग्रामीणों के नाम से दी थी। जैसे मेरा ग्राम है तो पूरे ग्रामवासियों के नाम से दी थी मैंने। पर एक तो उसमें होगा ना कोई जिसने साइन किया होगा नंबर 1 पे। हाँ, तो एप्लीकेशन पे साइन किया था ना, सभी ग्रामवासियों ने साइन किया था। हाँ, तो ठीक है, नंबर 1 पे जिसने साइन किया है वो मेन विश्वसनीय जो होता है, मेन एप्लीकेंट हो जाएगा वो, बाकी सारे को एप्लीकेंट हो जाएंगे। अच्छा, उसमें से जैसे 20 आदमियों ने साइन किया तो उसमें से एक आदमी के नाम से आरटीआई लगा दे। पहला
अच्छा, पहला पहला जिसने साइन किया उसके नाम पहला से। जो है वो मेन एप्लीकेंट हो जाएगा, बाकी सारे को एप्लीकेंट हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है सर, फिलहाल तो मेरे को यही जानकारी चाहिए, और जानकारी की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे संपर्क करूंगा। नहीं नहीं, आप लोग ग्रुप में बने रहिए और कोशिश कीजिए, यदि आपके सवाल हैं तो आप उनको वीडियो रिकॉर्ड करके डालिए, वन शॉट पे डालिए। मैंने जी एग्जांपल भी दिया है, आप यदि लिंक देखिएगा तो मेरे पास भेजते हैं लोग, और मैं अच्छा उसका एक बेनिफिट और भी है आपका, यदि अगले मित्र का जो नए नए ज्वाइन करते हैं यदि वो आते हैं ना, और उनका भी यदि सिमिलर सवाल होता है तो मैं उनको वो लिंक भेज देता हूँ कि भैया आपका ये सवाल था, ये है इसका आंसर। जी जी जी। ठीक है ना, तो वो भी अच्छे से समझ जाते हैं, तो थोड़ा सा मेरे लिए भी काम आसान हो जाता है ना। थोड़ा आप लोग सपोर्ट ठीक है। कीजिए। एंड चलिए, और कोई किन्हीं मित्र का यदि कोई बच गए हो तो प्लीज मुझे बता दें, ऐसा कोई बचा तो नहीं है, लेकिन यदि किसी का कोई सवाल, रबुल, गौतम, मोहन, मोहित, मालवीय साहब, आपका कोई सवाल तो प्लीज बताएं। सर एक चीज जानना चाह रहे हैं जी बताइए कि भाई। मान लीजिए कोई एप्लीकेशन हमने जो है कि एसपी को दिया, हम्म। और कापी हमने उसको जो है कि उसके ऊपर के अधिकारी को दे दिया है जो है, हाँ कापी में जैसे ऊपर का हाँ अधिकारी ठीक कर है ठीक दिए है, हम। हाँ ठीक है ठीक है। तो अगर अगर हम उस पत्र की सूचना मांगते हैं तो हमको एसपी को लगाना पड़ेगा कि जो एसपी सबसे ऊपर के अधिकारी को एसपी लिखे हैं एसपी उसको एसपी लगाना पड़ेगा? एसपी एसपी को, क्योंकि आपने 2 में उसको लिखा था ना, बाकी जी को तो आपने सूचना से भेजा है। जी। हाँ तो बस आप एसपी को लगाएंगे ना। अच्छा बस सर यही क्वेश्चन था। हाँ हाँ, आपने सूचना से भेजा है उनको, उससे कोई मतलब। हाँ जी गौतम बताएं, जी आपने हैंड रेज किया था। सर हमने एक शिकायत की थी, जो हमारा समूह है ना, स्वयं सहायता समूह, हम्म। तो वो ड्राई राशन का उठान करते थे, तो क्या उसमें करते थे? उनके शुरू में क्या करते थे? ड्राई राशन का उठान, बच्चों को जो राशन मिलता है, छोटे छोटे बच्चों को, अच्छा अच्छा गर्भवती अच्छा, को, हाँ 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 तो उसमें हमारे शुरू में 22,000 रुपये आने थे खाते में, तो वो ब्लॉक वाले ने खाता गलत करके भेज दिया, तो किसी और के खाते में चले गए। हाँ तो उन्होंने जांच करी, हमने शिकायत करी, उन्होंने जांच करी, उन्होंने लिख के भेज दिया कि इनके खाते में इतने पैसे नहीं आए। हाँ फिर उसका निस्तारण हो गया, पैसे वैसे फिर भी नहीं आए, फिर दोबारा मैंने शिकायत डाल दी, फिर उन्होंने लिख के भेज दिया कि इनके पैसे आ चुके हैं, और बाद के जो मतलब जो शुरू के पैसे हुए तो आए नहीं, जो बाद के पैसे हुए तो आ रहे हैं, तो उन्होंने वही लिख के भेज दिया कि इनके जो 22,000 रुपये थे वे आ चुके हैं। ये आपने शिकायत कौन से लेवल पे किया था? सर ये मुख्यमंत्री पोर्टल, प्रधानमंत्री पोर्टल, राष्ट्रपति पोर्टल, ऐसा है डीएम। ना, सुनो, ये ना ये सब मेरे सामने मत बोला करो कि मुख्यमंत्री पोर्टल, प्रधानमंत्री पोर्टल और ये और वो। तुम्हें कोई ठीक। थप्पड़ मार के जाएगा तो पहले उसके बाबूजी के पास जाओगे कंप्लेंट करने के लिए, या सीधे जाओगे पीएम के पास? नहीं सर, पहले डीएम तभी के तुम पास लोगों गए का थे। प्रॉब्लम सॉल्व होगा। सीक्वेंस को कभी फॉलो करोगे ही नहीं तो कब कहां से होगा? कुछ भी हुआ तो बस सबसे आसान मोड है ऑनलाइन जाना और पीएम पोर्टल पे कंप्लेंट कर देना, नहीं इसीलिए सर, तो नहीं पहले होता। सर पहले डीएम के यहाँ पे आ गए थे, फिर फिर उसके बाद मुख्यमंत्री पोर्टल पर गए थे। आप डीएम के यहाँ गए तो आपने डीएम से स्टेटस मांगा आरटीआई के जरिए कि सर मेरे एप्लीकेशन पे क्या हुआ? सर उस दौरान तो मैं आरटीआई जानते भी ना था क्या होती है। आप तो जानते हो। हाँ जी। गड़े मुर्दे उखाड़ो, ठीक। गड़े मुर्दे उखाड़ो, अब तो तुम्हारे पास हथियार है यार। ठीक है सर। गड़े मुर्दे उखाड़ो, कैसे भी उखड़ेंगे, उखड़ के वो बोलेगा अभी कि पैसे नहीं आए हैं। क्या बात कर रहे हो यार? ठीक है। ठीक है सर। हम्म, चलो। और अभी ग्रुप में एक बड़ी अजीब सी बात मुझे नजर आई थी, मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा कि किसी ने लिखा था कि अ, मैंने एक आरटीआई फाइल की थी ग्राम पंचायत में, और उसके बाद मुझे धमकियां मिली, और गांव के बहुत सारे लोग जो है वो मेरे घर पे आ गए, थानेदार आ गया, प्रधान जी आ गए, पंचायत सचिव आ गया, और इन लोगों ने मुझे धमकी दी और मेरे से जो है बोला कि एप्लीकेशन लिख और साइन कर, अदरवाइज तेरे ऊपर एफआईआर कर देंगे। ऐसा कुछ मैं पढ़ रहा था तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि उस व्यक्ति ने लिख कर भी दिया और साइन भी किया, और ये ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, और वो है लैक ऑफ नॉलेज। यदि उस व्यक्ति के पास नॉलेज होता और कॉन्फिडेंस होता तो वो एक लाइन में कह देता, मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको जो करना है कर लीजिए।
और उसके बाद जो भी व्यक्ति उसके घर पे आए थे उन सभी व्यक्तियों की सूची बना करके राज्य सूचना आयोग को और एसपी साहब को भेज देता। मजाक नहीं बोल रहा हूं, वो पूरा का पूरा केस पलट जाता। तो जितने लोग उसको धमकी देने आए थे ना, हो सकता है कि वो सारे के सारे उसके सिक्योरिटी में बदल जाते कि यार अब इसको कोई और भी मार के जाएगा ना तो मेरा नाम लग जाएगा, इसको कोई टच ना करे। तो ऐसी चीजें भी हैं, मगर लैक ऑफ नॉलेज, और नॉलेज तो सीखना आपको है तो कष्ट तो करना पड़ेगा थोड़ा सा। और ये जो अब मैं जो आप लोगों को बार बार कहता हूँ ना, कोई भी चीज आप यदि उसको गौर से देखेंगे, आता हूँ रब्बुल आपके पास, आप लोग यदि गौर से देखेंगे तो मेरा हर एक स्टेप जो है ना वो आप लोगों की ट्रेनिंग का एक पार्ट है। मैं आपको बोलने के लिए कहता हूँ, क्यों बोलने के लिए कहता हूँ पता है? ताकि आप बोलना सीखो, सही जगह पे कैसे रिप्रेजेंट करना है। आप यदि मेरे सामने अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, कल को आप वीडियो के सामने कैसे कर पाएंगे? वीडियो के लिए क्यों कहता हूँ, दो चीजें हैं, एक तो मुझे समझ में आएगा आप क्या पूछना चाहते हो, दूसरा आप यदि अपनी ही वीडियो में आपको अच्छी ना लगे तो आप उसको भेजोगे नहीं, आप तब तक नहीं भेजोगे जब तक वो आपको अच्छी नहीं लगेगी। इसका मतलब है कि मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपकी ही नजरों में अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, अपने आप को प्रेजेंट करने का, राइट? तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है। तो मेरी कोई भी चीजें हैं, मैं क्यों आप लोगों को रजिस्टर करने के लिए बोलता हूँ, क्यों पता है? एवरी आरटीआई नीड्स ए वन एनवेलप ना, हर आरटीआई का अलग से एनवेलप मांगता है ना, बार 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 एक ही वीडियो को मुझे यदि 10 क्वेश्चंस पूछने हैं, यदि मैंने 10 बार पूछा है तो 10 बार भेजना पड़ेगा ना लिफाफा, या 10 बार वहां जा करके रजिस्टर एंट्री करानी पड़ेगी ना आरटीआई की। सब प्रैक्टिस, रूल्स रूल्स रूल्स, यू कैनॉट गो बियॉन्ड द रूल्स। रूल्स के अंदर खेलोगे ना बड़ा मजा आएगा, रूल्स के साथ खेलोगे ना बड़ा सजा देके जाएगा। इसलिए रूल्स के साथ नहीं खेलना, रूल्स के अंदर खेलिए ना आप। इतना रूल्स है ना यार, देखो आप लोग इस बात को समझो कि जो बुक है ना वही बुक हमारे लिए भी है और वही बुक उनके लिए भी है। आप लोग इस बात को याद करो, यदि वो यूटिलाइज कर सकते हैं उस बुक का तो आप क्यों नहीं? आपको भी करना चाहिए, है ना? जी अब्दुल, आपका कोई सवाल था? सर जो अभी नया बिल आया है तो उसके मतलब मेरे को तो लगता है वो लोग डाटा देने से इनकार करेगा, आपने सर बिल पास पढ़ा नहीं है? कोशिश करेगा। आपने बिल सर पढ़ा है? मतलब सर थोड़ा बहुत पढ़ा, लेकिन बाद में सर मैंने फिर एक केस आपने पढ़ा। आपने बिल पढ़ा, पूरा पढ़ा? सर सर मतलब मुझे खास कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन सर बाद में आपने मैंने एक उड़ती केस पढ़ा उड़ती था। बातें, आपने उड़ती उड़ती बातें सुनी है, सुनी सुनाई बातें, दैट्स इट। सर सर और एक बात मैं थोड़ा बोल लूँ। बोलिए ना। सर बाद में मैंने एक केस पढ़ा था जो कामाठीपुरम गांधी था, जो आपका आंध्र प्रदेश का था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के खिलाफ था। वो केस शायद जनवरी 4 2010 का था। जो उस बंदे ने आरटीआई लगाया था, आंध्र प्रदेश का था, तो उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया, तो उन्होंने उसको अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था तुम वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हो जिसके दिले के लिए कोर्ट मना किया, बाकी सब तुम दे सकते हो। बस यही बात था, तो मैंने बाद में मेरे अच्छा, ख्याल तो दिमाग बात से वो सही है ना ख्याल यार, उतर गया। कोर्ट तो सर्वोपरि है ना, एंड दैट टू सुप्रीम कोर्ट। हम उनकी अवमानना कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। जिस चीज के लिए कोर्ट ने मना कर दिया है वो तो हम कर ही नहीं सकते। जी सर, मतलब वो सुप्रीम कोर्ट का जज कौन था पता नहीं, उन्होंने पीआईओ को बोला था कि तुम वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ नहीं दे सकते जिसके देने के लिए हमने मना किया, और बाकी सब इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है। हाँ बिल्कुल सही बात है, तो इसमें कहाँ प्रॉब्लम कहाँ है? सर प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कभी कभी बहुत सारे पीआईओ जैसे कि सेक्शन 8(1) का और बाकी हवाला देके बोलता है डाटा अवेलेबल नहीं है, नहीं दे लैक ऑफ सकते, नॉलेज, लैक ऑफ सिक्योरिटी के नॉलेज। खिलाफ है। देखो दो तीन चीजें, एक तो लैक ऑफ नॉलेज है, दूसरा ये जो है ना ये आ, उनके लिए एक AK-47 के बराबर है। सेक्शन 8(1) जो है AK-47 के बराबर है, चला दो, सामने वाले को लग गया तो चित्त, वो कुछ जवाब देगा ही नहीं क्योंकि उसको पता ही नहीं है सेक्शन 8(1) क्या होता है। जब तक वो पढ़ेगा लिखेगा तब तक 30 डेज का विंडो पीरियड खत्म, गेम खलास, नया आरटीआई भेजो जी, अब तो टाइम पास हो गया। यदि उसको पता है, यदि उसने कुछ पढ़ा लिखा है तो जवाब दे देगा। तो ऐसे कितने लोग हैं, 100 में एक?
सर मुझे मिला था कि इन्फॉर्मेशन नहीं आप नहीं ले सकते। मैंने एमपी फांड के खिलाफ मारा था, एमपी लीड फांड जो है। बाद में मैंने फास्ट अपील दर्ज कर दिया था, बाद में मुझे मिल गया था इन्फॉर्मेशन। हाँ बिल्कुल मिलेगा भाई। एमपीएलएडी फंड है क्या? लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड है। मुझे मुझे आप मेरे यहाँ के एमपी हो, मुझे पूरा राइट है जानने का, क्यों नहीं जानूंगा मैं? तो ये सारी चीजें जो है ना, दे डोंट वांट टू वर्क एक्चुअली, एंड दे एक्चुअली रूलिंग दे कह सकते हैं आप। गवर्नमेंट का जो एसेट है, टाइम है, एनर्जी है, पावर है, सबको रूल करना चाहते हैं। गवर्नमेंट कभी नहीं चाहती है, यदि आप टॉप से देखिएगा तो चाहे किसी की भी गवर्नमेंट रही हो, आज हम और आप यदि बात कर रहे हैं तो वो किसी न किसी गवर्नमेंट की ही देन है, ठीक है। और आप इस ज्वलंत मुद्दे पे आरटीआई एक्ट पे बात कर रहे हैं तो इट्स गुड। तो गवर्नमेंट तो अपना काम करना चाहती है। जो नीचे जो आते आते ना, वो फनल होता है ना, फनल जो पेट्रोल वगैरह डालने के लिए जो कीप होती है ना, ऐसे करके जी सर। आते आते जो है ना 10% ही रहता है, वो बात अलग है। तो उस 10% को कैसे 100% में रिवाइव किया जाए, इस पे हम लोगों को काम करना है, सवाल पूछना है, पूछेंगे। सवाल पूछना है, पूछेंगे। बस आप लोगों से मैं एक ही चीज कहूंगा, बार बार कहूंगा, चेंज द वे ऑफ आस्किंग, और मैं ये बोलूंगा कि चेंज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अपने आप को प्रेजेंट करने का जो तरीका है ना, उसको थोड़ा सा बदलिए। मैं मजाक नहीं बोल रहा हूं। आपका एफर्ट जो है ना वो कम हो जाएगा। मैं प्रोग्राम को दी एंड करना चाहूंगा, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है मैं बताना चाहूंगा। पर्सनल एक्सपीरियंस, ये बात है लगभग सन 2002 की, 2002, 3 या 4 के आसपास की होगी। हाँ ऐसे ही। आई वॉज इन एमएनसी इन गुड़गांव। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में था गुड़गांव में, और मैं एडमिनिस्ट्रेशन और एचआर देखता था उस टाइम। एग्जीक्यूटिव एचआर एंड एडमिन था। मेरी पहली जॉब थी, नई जॉब थी, देखता था मैं, तो मुझे ज्यादा कुछ आइडिया था नहीं। तो उस टाइम ना पेस्ट कंट्रोल हम लोग ऑफिस में कराते थे। मेरे बॉस थे कमांडर साहब। तो मैं, चूंकि पेस्ट कंट्रोल होना था, तो उस टाइम वो पेस्ट कंट्रोल आपको पता है वो थोड़ा सा टॉक्सिक होता है। तो सैटरडे संडे की छुट्टी हुआ करती थी, तो हम सोचते थे कि सैटरडे को जो है वो पेस्ट कंट्रोल करा दिया करेंगे। लगभग 150 लोग थे ऑफिस में, 150-200 के आसपास का स्ट्रेंथ था। तो इतने बड़े एरिया को पेस्ट कंट्रोल कराना, फिर सैटरडे संडे थोड़ा स्मेल भी निकलना जरूरी है, टॉक्सिफिकेशन भी निकल जाए उसकी, ताकि अगले दिन जब मंडे को लोग आए तो वो फ्रेश फील करें। तो मैं जब भी उनको बोलता था ना कि सर मुझे इस हफ्ते जो है सैटरडे को पेस्ट कंट्रोल कराना है, तो आप लोग मत आइएगा। वो पता क्या कहते थे, नहीं नहीं नहीं, सैटरडे को तो हम आएंगे। गिन करके 5 लोग कहते थे ये बात, क्योंकि सैटरडे ऑफ, तो सैटरडे संडे ऑफ था हमारा। तो गिन करके 5 लोग कहते थे कि नहीं नहीं हम तो आएंगे, हम तो आएंगे, हमें काम है, आप हमें काम से नहीं रोक सकते। ना पॉइंट इज दैट कि यदि मैं उनको रोकता हूं काम से, तो मंडे को वो अपने इनकम्प्लीट वर्क का ढीकड़ा किसके ऊपर फोड़ेंगे? मेरे ऊपर। कि सर मैं तो सैटरडे को भी आकर के काम करना चाह रहा था, जितेंद्र ने बोला कि हम टेस्ट कंट्रोल करेंगे, आप लोगों को नहीं आना है, तो मैं नहीं आ पाया। अब मेरे माइंड में बड़ा असमंजस था कि यार यदि मैं पेस्ट कंट्रोल ना कराऊं तो इन 5 लोगों के चक्कर में बाकी जो और 150-200 लोग हैं वो बेचारे जो है पेस्ट का शिकार हो रहे हैं। और कराऊं तो ये 5 जो है ये चढ़ जाएंगे मेरे ऊपर, अपने इनएफिशिएंसी का और इनकम्प्लीट वर्क का ढीकड़ा जो मेरे ऊपर फोड़ देंगे। तो फिर मैं परेशान था, तो मैं गया अपने बॉस के पास। मैंने बोला सर, मुझे इस सिचुएशन से निकाला। ही वाज द कमांडर इन एनडीए, वाज द एनडीए ग्रेजुएट, तो पास आउट थे वो, और नेवी के कमांडर थे वो। तो उन्होंने वो देखे और मुस्कुराए, और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है लाइफ में, इसलिए मैं अभी भी उनको याद करता हूँ। उन्होंने मुझसे बोला कि तू अपनी रिप्रेजेंटेशन बदल दे। जो मैं आज आप लोगों से कह रहा हूँ ना, वो एक्चुअली मैं सिर्फ पास कर रहा हूँ उनके वचनों को। उन्होंने बोला कि तू अपनी रिप्रेजेंटेशन बदल दे, तेरा काम हो जाएगा। बोले कैसे सर? मैंने कहा तू मेल ड्राफ्ट कर पूरे ऑफिस को और लिख दे, द पेस्ट कंट्रोल एक्टिविटीज प्लान्ड ऑन दिस डेट एट दिस टाइम
काइंडली प्लान योर वीकेंड अकॉर्डिंगली। तू पूछता है इसलिए तुझे लोग बोलते हैं, तो पूछ मत, तू बता कि हमने पेस्ट कंट्रोल एक्टिविटी इतने तारीख को इतने बजे प्लान किया है वीकेंड पे, और कृपया अपना वीकेंड जो है अकॉर्डिंगली प्लान कर लीजिए। सो एंड दैट सॉल्व माय प्रॉब्लम। अभी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि रिप्रेजेंटेशन मतलब कैसे आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना है ना, ये बहुत जरूरी, बहुत मायने रखता है कैसे रिप्रेजेंट करना है ना। मालू जी कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं सर, कुछ नहीं कहना चाहते हैं। तो कुछ समझ में आया आपको जो मैंने बोला अभी ये कहानी में? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आया सर। है ना। तो मैं यही चीज करना चाहता हूँ, वहां से मैंने सीखा कि रिप्रेजेंटेशन जो है ना बड़ा मायने रखता है। आपको जो पूछोगे ना आपको उसी का आंसर मिलेगा। आपको पूछना क्यों है, आप बता दो ना, वीकेंड तो है ना। तो चलिए इसी के साथ जो है कैसा रहा गौतम, ये स्टोरी से कुछ समझ में आया आपको? हाँ जी। आया, चलो गुड। अब बोल कुछ समझे? जी सर। तो रिप्रेजेंटेशन जो है ना मैटर करता है, अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करना है ये बहुत जरूरी है। कितने स्ट्रॉन्ग तरीके से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कितने कॉन्फिडेंस के साथ आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उतनी ही स्ट्रांगली जो है वो आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होता है। ठीक है, इट्स लाइक एक बॉल है और बॉल को पूरे थ्रस्ट के साथ जो है हम दीवार पे मारेंगे तो क्या होगा? कौन आंसर देगा उसका? सर उतना ही जोर से आपने मतलब जो मारेगा उसकी तरफ वापस आएगा। क्या बात कर रहे हो, यदि बॉल कमजोर होगा तो फट नहीं जाएगा? नहीं सर, कभी नहीं फटेगा, हमेशा रिवर्स होता है। नहीं, यदि बॉल कमजोर होगा तो फटेगा नहीं। हाँ जी सर, अगर बॉल कमजोर हुआ तो बिल्कुल फटेगा, अगर तो कहने कमजोर का नहीं हुआ मतलब तो क्या है? रिवर्स आएगा। तो यस, मैंने इसलिए एक क्वेश्चन पूछा था, मुझे पता था कि आप लोग यही बोलोगे कि रिवर्स करेगा। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है। वो जो कमजोर होने का मतलब क्या है पता है? लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जब आपके अंदर ये तीनों चीजें है ना, तब आप किसी को यदि पंच मारो या अपने आप को रिप्रेजेंट करो, कहने का मतलब ये है तो यू विल गेट द गुड रिप्लाई। यू विल डेफिनेटली गेट द गुड रिप्लाई। ठीक है, सो चलो पूरे 1 घंटे मैंने लिया और आप लोगों ने मुझे बड़ी शिद्दत के साथ सुना, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप लोगों का। थैंक यू सो मच। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों से, 5 लोग बचे हैं, सभी लोग अपने अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए। जय हिंद कहते हैं और इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। प्रेम सागर जी, आप यदि मेरी बात सुन रहे हैं तो वीडियो ऑन कर लीजिएगा एक बार। मोहित जी, राहुल सर थोड़ा कैमरा में प्रॉब्लम है तो अच्छा कोई बात नहीं, चलिए। प्रेम सागर जी, आप मुझे दिख तो रहे नहीं है, सब ब्लैक ब्लैक ही दिख रहा है, थोड़ा सा यदि रोशनी में आ जाते तो चलिए कोई बात नहीं। चलिए नमस्कार, जय हिंद।